हेलो स्टूडेंट्स, आज वैदिकी सुभाषित साहित्यम के तृतीय अध्याय जिसका नाम है वैद्यक संहिता प्रणेत्र विज्ञानियम का श्लोक नंबर 9 आपके सिलेबस में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उससे पहले सूत्र पहले। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो आपाकोत्तरम प्रवरम मुनीनां पतंजलिम प्रांजलिरानतो अस्मि। ये योग वर्तिका का सूत्र है। इंट्रोडक्शन, यह श्लोक वैदिकी सुभाषित साहित्यम के अध्याय 33 से लिया है। इस श्लोक में योग एवं पतंजलि मुनि के बारे में बताया है। पदविच्छेद, पदविच्छेद मीन्स होता है बड़े बड़े शब्दों के समूह को तोड़कर छोटे छोटे शब्दों में बदलना। तो इसमें योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, शब्द हर एक शब्द के बाद में एक कॉमा लगाना है, जिससे ये पता चल सके कि हाँ ये अलग अलग शब्द हुए हैं। फिर यहाँ पर यो अपाकोत्तरम, ये एक पूरा पद है, इसको हम विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? यह अपाकोत्तरम तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम। फिर ये एक पूरा पद है, इसमें कैसे इसका विग्रह करेंगे? प्रांजलि आनतः अस्मि। तो इस तरीके से इस पूरे सूत्र का पद विच्छेद हो जाता है। इसके बाद करेंगे अन्वय। अन्वय मीन्स होता है जो सूत्र गद्यात्मक या छंद स्वरूप में था उसको एक सार्थक गद्य के रूप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? योग, व्याकरण और वैद्य के जो रचयिता हैं पतंजलि, उनके बारे में बताया जा रहा है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी श्रेष्ठता बताई जा रही है। तो यहाँ पर हम जब अन्वय करेंगे तो उनकी जो तीनों विशेषता हैं वो पहले लिखेंगे। योगेन चित्तस्य मलम, पदेन वाचाम मलम, च वैद्यकेन शरीरस्य मलम। तीनों प्रकार के मल के बारे में यहाँ बताया है। योगेन चित्त का मल, वाचम मल और शरीर का मल। यह अपाकोत्तरम तम मुनिम प्रवरम पतंजलिम प्रांजलिम आनतम अस्मि। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले पतंजलि लिख सकते हैं। पतंजलिम योगेन चित्तस्य मलम, पदेन वाचम मलम, च वैद्यकेन शरीरम मलम, यह अपाकोत्तरम मुनीनाम प्रवरम आनतम अस्मि। कर्ता को पहले लेके भी कर सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। क्रिया है जो अस्मि वो लास्ट में होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग में है चित्तस्य मन का। चित्तस्य ये है षष्ठी विभक्ति चित्त की, मन का। वाचाम बोलना मतलब स्पीच, यह मतलब कौन। आपाकरोत हटाना, रिमूव करना किसी चीज़ को। तम मतलब देम। आनता मतलब बो डाउन मतलब झुकना रिस्पेक्ट में। अस्मि मतलब हूँ। यहाँ पर मैंने सूत्र में कुछ शब्द अंडरलाइन किए हैं, जैसे मलम, शरीरस्य, मुनीनाम, चित्त। ये जो वर्ड हैं आपके सिलेबस की, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, रेखांकित शब्दों के रूप भी लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, जैसे मलम, तो मल जो है वो अकारांत नपुंसकलिंग का वर्ड है, तो इसके रूप फल के जैसे चलेंगे। मुनि इकारांत है, पुल्लिंग है, तो इसके रूप चलेंगे। चित्त, शरीर, वैद्य, ये सभी जो शब्द आए हैं इसमें, इन सब के रूप पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कितने सारे रूप याद करने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं याद करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने आकारांत के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप याद कर रखे हैं तो ये सभी चित्त, मल और वैद्य आकारांत के ही रूप हैं। तो आप जैसे वो वाला रूप लिखा उसी से बना के इनके रूप भी लिख सकते हैं। मुनि ईकारांत का है, तो अगर आपको ईकारांत का याद होगा तो आप मुनि का भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। मीनिंग हो गया था। अब हमारा व्याकरण वाला पोर्शन है। तो व्याकरण वाले पोर्शन में हम संधि, समास, रूप, जो कुछ भी व्याकरण के पोर्शन में प्रत्यय, उपसर्ग आता है वो सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर संधि के बारे में लिखा है मैंने, यह और आपाकरोत। जो पहला वाला जो श्लोक होता है उसका जब हम पद विच्छेद करते हैं उसमें भी संधि को ही हम विग्रह करके अलग अलग पदों में अलग अलग शब्दों में उसको बनाते हैं। वही है यहाँ पर लिखा हुआ है। यह आपाकरोत पूर्व रूप संधि है। स्वर संधि का जो प्रकार होता है। आनातः अस्मि पूर्व रूप संधि का है। प्रांजलिर आनतः, प्रांजलि ही प्लस आनतः, ये विसर्ग संधि का रूप है।
इसके बाद है वाक्यार्थ। तो वाक्य का क्या मतलब है, इस श्लोक का क्या मतलब है? योग से चित्त के मल, मल मतलब होता है दोष, चित्त के दोष, भाषा के दोष व्याकरण महाभाष्य से, शरीर के दोष वैद्य के द्वारा दूर होते हैं। मैं ऐसे श्रेष्ठ मुनि पतंजलि को अंजलिवत प्रणाम करता हूँ। ये सीधा सीधा वाक्यार्थ है। अब इसका शास्त्रार्थ क्या होगा? शास्त्रार्थ में हम ये कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। इस श्लोक में, योगवर्तिका का जो श्लोक है, इसमें महर्षि पतंजलि को योग, महाभाष्य और आयुर्वेद से जोड़ के बताया हुआ है। उनका ऐसा मानना है कि योग सूत्र जो है पतंजलि का, वो व्याकरण का जो महाभाष्य है वो, और वैदिक शास्त्र के लिए जो आयुर्वेद है वो तीनों एक ही मुनि पतंजलि के द्वारा लिखे गए हैं। इसीलिए उनको प्रणाम, अंजलिवत प्रणाम करने के लिए उन्होंने बोला है कि ऐसे महान ऋषि को, जिन्होंने तीनों प्रकार की हमें विद्याएं दी हैं और जिनसे 3 प्रकार के दोष चित्त के, वाच के और शरीर के अलग होते हैं, ऐसे महान ऋषि को मैं अंजलिवत प्रणाम करता हूँ। अब क्या यह सही है कि एक ही मुनि थे जिन्होंने योग शास्त्र भी लिखा, व्याकरण महाभाष्य भी लिखा और आयुर्वेद का भी वर्णन किया है? तो आप जब अपना चरक संहिता उठाएंगे, उसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको देखेंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हिस्ट्री संबंधित कि पतंजलि और चरक और योग और चरक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या ये इनके सभी के काल एक समान है? तो वैद्य दामोदर जी हैं, उन्होंने तो यही सिद्ध करने की कोशिश की है कि तीनों के रचयिता एक ही हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ जगह सिमिलरिटीज़ मिली, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक ही हैं, पर बहुत सारी जगह उनके विचार अलग अलग थे। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आचार्य ने तीनों चीज़ें लिखी हों। तो ये अपना अपना प्रॉस्पेक्टस है कि उनको मानने के भी उन्होंने तथ्य दिए हैं और ना मानने के भी दूसरे आचार्य ने तथ्य दिए हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखिए, चरक संहिता और पतंजलि। तो चरक संहिता और महाभाष्य दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? तो दोनों का उच्चारण, जो पहला अध्याय उसका अथ से आरंभ हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। आप यदि इसको इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। जैसे वैद्य शब्द का प्रयोग किया गया है, आयुर्वेद आचार्यों में परस्पर निर्देश महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य और चरक में प्रारंभ जो है वो द्रव्य गुण विशेष समवाय जो सच पदार्थ दिए उनसे दिया है। प्रयोजन का महत्व बताया है महाभाष्य में, और आयुर्वेद में आप्तोपदेश जो प्रमाण है उसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें बताए हुए हैं, जो उनकी सिमिलरिटीज़ बताते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी बताए हैं जो उसको अलग अलग बताते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चरक संहिता में दी हुई हैं जो सिमिलरिटीज़ बताती हैं महाभाष्य से और योग शास्त्र से। बहुत सारी चीज़ें महाभाष्य में दी गई हैं जो चरक संहिता में दी हुई से सिमिलरिटीज़ बताती हैं। बहुत सारी चीज़ें योग सूत्र में दी हुई हैं जो आयुर्वेद से सिमिलरिटीज़ बताती हैं। तो इसी वजह से कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि पतंजलि ही हैं जिन्होंने योग सूत्र, व्याकरण महाभाष्य और आयुर्वेद लिखा, और ऐसे महान ऋषि को उन्होंने प्रणाम करने के लिए बोला है। क्योंकि यदि कोई ऋषि तीनों चीज़ों के ऊपर एक साथ काम कर सकता है तो वो श्रेष्ठ होगा ही। तो उसको करवत अंजलिवत मतलब हाथ जोड़ के प्रणाम करने के लिए बोला है। जो शास्त्रार्थ है उसमें आपको योग में अष्टांग योग के बारे में बताना है। अष्टांग योग में किस तरीके से बता सकते हैं आप? अष्टांग जो 8 योग बताए हुए हैं, ध्यान, धारणा, समाधि लास्ट के 3, प्रत्याहार बीच में, प्राणायाम, आसन, इस तरीके से जो योग बताए उनके बारे में बता सकते हैं। उनके नियमित अभ्यास से हम चित्त के दोष जो रज और तम से पैदा होते हैं उनको दूर कर सकते हैं। चित्त के दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो ईर्ष्या होते हैं उनको हम हटाया जा सकता है। व्याकरण के जो दोष, व्याकरण से जो वाचा दोष है, वाणी के जो दोष, उनको दूर किया जा सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से भाषा के दोष होते हैं और किस तरीके से उसको व्याकरण से दूर कर सकते हैं। सारे दोष, वात, पित्त, कफ, उससे जो बीमारियां होती हैं उसको आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो पतंजलि जी ने तीनों जो दोष थे उनको हटाने के लिए अलग अलग शास्त्रों की रचना की थी, इसीलिए वो श्रेष्ठ मुनि हैं। आप हिस्ट्री का जब पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सिमिलरिटीज़ बताई थी उन्होंने किस किस पॉइंट्स पर और किस किस पॉइंट्स पर उसको डिनाई किया है। तो ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, टोटली हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन आप यहाँ पर उसको ब्रीफ करके कुछ पॉइंट्स में बता सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है कि पतंजलि को इस पॉइंट्स के आधार पर ऐसा सिमिलरिटीज़ मानी जा रही है कि तीनों के रचयिता एक ही हैं, पर कहीं कहीं पर इनमें सिमिलरिटीज़ नहीं है, तो ये अलग अलग है। और रियलिटी यही है कि पतंजलि अलग अलग है। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, महाभाष्य लिखा, पर आयुर्वेद नहीं लिखा है उन्होंने। तो
इस तरीके से तीनों के दोषों के बारे में आप यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि किस तरीके से योग, अष्टांग योग के बारे में लिखिए, उससे चित्त के दोष किस तरीके से अलग होंगे। चित्त के दोष लिख सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे हमने ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाया, यहाँ पर हमने लिखा चित्त दोष, फिर हमने यहाँ पे लिखा वाचा दोष, यहाँ पे लिखा हमने शरीर दोष। फिर चित्त के दोष कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। वाचा दोष यहाँ पे क्या क्या है वो लिखिए। शरीर दोष क्या क्या है वो लिखिए। फिर हम बात करेंगे चिकित्सा की कि इनके दोषों को दूर कैसे करेंगे। तो इनके दोषों को दूर करने के लिए क्या बताया है, चित्त के दोष को दूर करने के लिए बताया है योग। तो योग में आप अष्टांग योग का वर्णन करिए, 8 अंग के नाम लिखिए। वाचा दोष में क्या बताया, व्याकरण। तो इसमें बताइए कि इससे हम किस तरीके से व्याकरण का प्रयोग करके, इसमें हमने बताया वात पित्त कफ, तो इसमें चिकित्सा कौन से किस तरीके से होगी, आयुर्वेद के माध्यम से, वो बताइए। इसमें शोधन है, समन है, और भी बहुत प्रकार के इतने चिकित्सा सिद्धांत हैं कि आप यहाँ पे आराम से बहुत सारे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन मार्क्स और अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि आपके पास कितना टाइम है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, उसके हिसाब से इसको एलॉबरेट किया जा सकता है। अष्टांग योग में जो नीचे के ध्यान धारणा समाधि हैं वो 3 जो हैं वो किसके लिए हैं, प्रत्याहार है वो इंद्रियों के लिए है, ऊपर के जो 3 हैं वो शरीर के लिए हैं। तो इस तरीके से आप इसका डिटेल में वर्णन कर सकते हैं। इस तरीके से ये वाला जो श्लोक नंबर 9 है वो मैंने डिटेल में बता दिया है। हर एक श्लोक को आप सभी जगह से सोचकर एक एक वर्ड है उसके बारे में हमने जहाँ जहाँ जो जो भी पढ़ा है वो वहाँ पर आप ब्रीफ करके लिख सकते हैं। इससे आंसर एक बहुत सुंदर आंसर क्रिएट होता है। बस उसको छोड़ना नहीं है कि कुछ नहीं होता, उसको आप करके देखिए। इस तरीके से यदि आपको इसमें कुछ और क्वेरीज हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच।